विमला अपनी बहू नैना के साथ रहा करती थी, पर विमला अपनी बहू नैना के करेला खाने की आदत से बड़ी परेशान थी, क्योंकि नैना को करेले बहुत पसंद थे और घर में रोजाना करेले खा खा कर विमला पूरी तरह से पक चुकी थी। इसलिए जब सुबह सब्जी वाला सब्जी लेकर आता है और विमला उसकी सब्जी में करेला देखती है तो सब्जी वाले के ऊपर भड़कने लगती है। अरे भैया, तुम्हें कोई और सब्जी नहीं मिलती क्या पूरी मंडी में? क्या हुआ विमला बहन, तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? आखिर में आज ऐसी कौन सी सब्जी ले आया जिसे देखकर तुम इतना भड़क रही हो? कौन सी सब्जी लेकर आए हो? अरे तुम्हें तो हमेशा एक ही सब्जी नजर आती है, कुछ बदलते क्यों नहीं? ये सड़ा सा हरा हरा करेला उठा के रोज रोज अपनी रेडी पर उठा के ले आते हो। पूरी मंडी में तुम्हें इस सब्जी के अलावा और कोई सब्जी नजर ही नहीं आती क्या? जब देखो तब रेडी पे ये करेला उठाकर ले आते हो। पर विमला बहन, अभी तो करेलों का सीजन है, पूरी मंडी में सिर्फ करेला ही दिख रहा है और तुम करेला देखकर ऐसे मुंह चढ़ा रही हो। अरे अगर तुम्हारे घर में किसी को करेला नहीं पसंद तो करेला मत लो। देखो मेरे पास और भी सब्जी है, जैसे लौकी, गोभी और भी बहुत कुछ है, तुम कुछ और ले लो। अरे पसंद की तो मत ही पूछो भाई साहब, हाँ जाने कौन सी मनहूस घड़ी में करेले खाने वाली बहू को अपने घर में ले आई मैं। जब से घर में आई है दिन रात करेला ही बनाती रहती है। अरे करेला खा खा कर मेरे पति के मुंह में छाले आ गए। उस कलमुही का बस चले तो 5 किलो करेला एक साथ उठाकर ले आएगी और खुद तो खाएगी ही, साथ में हमें भी खिलाएगी। अगर ऐसा है विमला बहन तो मैं अपनी रेडी लेकर यहाँ से जाता हूँ, क्योंकि तुम्हारी परेशानी देखकर मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम करेला खा खा कर कितनी ज्यादा परेशान हो चुकी हो। इस तरह से सब्जी वाला वहाँ से चला जाता है और विमला बिना कोई सब्जी लिए घर जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन माँ जी, करेले खत्म हो चुके हैं और कितने दिन हो चुके हैं घर में करेले लाए। मैं आपको रोज कहती हूँ कि माँ जी बाजार से करेले ले आना, लेकिन आप मेरी सुनती ही नहीं। इसीलिए आज मैं खुद सब्जी लेने जाऊंगी। ऊपर से ये सब्जी वाला भी करेले लेकर नहीं आता। आप सब करेले नहीं खाएंगे तो मेरी तरह स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे? हाँ अरे बहू, हर समय करेला खाना ठीक नहीं। और कल रात को भी तो तूने करेले की सब्जी ही बनाई थी, भूल गई क्या? माँ जी, मैंने कल रात को करेले की सब्जी बनाई थी, आज सुबह नहीं। भूल गई क्या आप? वैसे भी जानती है ना मुझे करेले खाना कितना पसंद है, इसीलिए अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अभी बाजार जा रही हूँ और 10 किलो करेले लेकर आ रही हूँ। क्या 10 किलो करेला? बहू, बाजार में और भी सब्जियां मिलती हैं, तू उन्हें भी खरीद सकती है। पर माँ जी, मुझे तो करेले हैं पसंद, इसीलिए मैं तो करेला ही लूंगी। खबरदार अगर तू घर में करेला लेकर आ गई तो, अगर आज घर में तूने करेले की सब्जी बनाई तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगी। ठीक है माँ जी, अगर आपको करेले की सब्जी नहीं खानी तो मैं करेले की सब्जी नहीं बनाऊंगी, ठीक है। इतना बोलकर नैना गुस्से में वहाँ से चली जाती है, पर विमला को बहुत खुशी मिलती है और विमला खुद से कहती है, वाओ, मेरी बहू तो मान गई। मेरे दिमाग में ये बात पहले क्यों नहीं आई कि मैं अगर उसे घर से निकालने की धमकी दूंगी तो वो करेला खाना और खिलाना छोड़ देगी। देर आए दुरुस्त आए, अकल तो आई मेरी बहू को। भगवान की दया से अब करेले से पीछा छूटा मेरा। इस तरह से विमला आराम से जाकर टीवी देखने लगती है और रात के डिनर का इंतजार करती है। रात के डिनर में दाल चावल कड़ी आलू की सब्जी पराठे देखकर विमला को बहुत खुशी होती है, पर जैसे ही वो सलाद के रूप में कटे हुए कच्चे करेले और करेले का जूस देखती है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह गुस्से में चिल्लाती हुई नैना से कहती है, बहू ये सब क्या है? मैंने तुझे कहा था ना कि घर में करेला नहीं आएगा और ना ही तेरे साथ हम लोग करेला खाएंगे। माँ जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, आपने कहा था आप करेले की सब्जी नहीं खाएंगी और इसीलिए मैंने करेले की सब्जी ना बनाकर आपके लिए करेले की सलाद और जूस बनाया है। माँ जी, अगर आपको मेरी जैसी ग्लोइंग स्किन चाहिए और मेरे जैसे स्वस्थ रहना है तो आपको भी करेले खाना चाहिए। मैं ये सब कुछ आपके लिए तो कर रही हूँ। इतना ज्यादा करेला खाना अच्छा नहीं होता, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तूने देखा है ना कि ज्यादा करेला खाने से तेरे ससुर जी के शरीर में गर्मी हो गई है, उनके पूरे मुंह में छाले हो चुके हैं और मैं तेरे ससुर जी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूँ और नहीं चाहती कि तेरी तबीयत भी खराब हो और मैं परेशान हूँ। माँ जी, करेले खाने से तबीयत खराब नहीं बल्कि ठीक होती है और डॉक्टर भी कहते हैं करेले को खाना चाहिए और आप जितना करेला खाएंगे आपका चेहरा उतना ग्लो करेगा। इसीलिए मैं तो कहती हूँ आप भी करेले खाइए ताकि आपके चेहरे की झुर्रियाँ खत्म हो सके। इतना बोलकर नैना आराम से बैठ जाती है और प्लेट में कटे हुए करेले उठाकर खाने लगती है, पर गुस्से में विमला
खाना नहीं खाती और वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और नैना करेले की सब्जी ना बनाकर कच्चा करेला खाती है। और एक दिन जब रसोई में खाना बनाते हुए नैना कच्चा करेला खा रही होती है, तभी अचानक से उसके पेट में दर्द होता है और बहुत जोर से चिल्लाने लगती है। माँ जी जल्दी आइए, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। नैना की आवाज सुनकर विमला भागी हुई नैना के पास जाती है और जब नैना के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि नैना बेहोश जमीन पर गिरी हुई है। अब विमला जल्दी से नैना को डॉक्टर के पास ले जाती है, जहां डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट करते हैं और नैना के सामने विमला को बताते हैं। सरला जी, लगता है आप अपनी बहू का ख्याल नहीं रखती और इन्हें गर्म चीज ज्यादा देती हैं खाने के लिए, तभी तो इनके पेट में इतनी गर्मी बन चुकी है। बस इसी वजह से इनके पेट में इतनी जलन होने लगी है। डॉक्टर, मैं तो अपनी बहू का पूरा ख्याल रखती हूँ, लेकिन ये बेवकूफ लड़की दिन रात करेले खाती रहती है। मैंने इसे करेले की सब्जी बनाने से मना किया तो ये करेले का सलाद जूस बनाकर पीने लगी, और जब इससे भी इसको सुकून नहीं मिला तो ये महारानी कच्चे करेले खाने लगी। क्या कच्चे करेले? नैना जी, ये सब कुछ मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या आपकी सास सच कह रही हैं? अगर आपकी सास सच बोल रही हैं तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप ऐसी बेवकूफियां क्यों करती हैं? पर डॉक्टर साहब, करेला खाने से तो हमारी सेहत अच्छी होती है और इसीलिए मैं करेला खाया करती थी कि ताकि बीमार ना पड़ूं और मेरे चेहरे का ग्लो बना रहे। देख लिया ना डॉक्टर साहब आपने इसकी बेवकूफी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इसका कितना ख्याल रखती हूँ। अब आप ही इसे कुछ समझाइए ताकि इस बेवकूफ लड़की के दिमाग में कुछ अच्छी बातें घुसे, करेला खाना कम करे। नैना जी, हर चीज की एक लिमिट होती है। अगर आप उस लिमिट को क्रॉस करती हैं तो आपको उसके दुष्ट परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गई होंगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आप चाहती हैं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं तो आपको करेला खाना कम करना पड़ेगा। अब नैना डॉक्टर की बात समझ जाती है और जब ठीक होकर घर आती है तो करेला ना खाकर अपने ससुराल वालों के साथ बैठकर हर रोज बदल बदल कर खाना खाती है और इस तरह से विमला को करेला खाने वाली बहू से छुटकारा मिल जाता है। किसी गांव में गोविंद नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी बीवी सुमित्रा और बच्ची पिंकी के साथ रहा करता था। गोविंद चक्की चलाकर अपने हाथों से आटा पीसकर लोगों को बेचा करता था। ऐसे ही एक दिन एक औरत उसके घर आती है और उससे बोलती है, अरे ओ गोविंद भैया, इस बार तुमने आटा बहुत ही ज्यादा मोटा पीसा है, रोटी में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आ रहा। ये पकड़ो अपना आटा और इसे थोड़ा पतला पीस कर दो। ठीक है बहन, मैं कल सुबह तुम्हारा आटा दोबारा से पीस कर तुम्हें दे दूंगा। इस तरह से वो औरत गोविंद को आटा देकर चली जाती है। तभी स्कूल से पिंकी घर आ जाती है और अपने पापा के पास बैठकर बोलती है, पापा आप फिर से आटा पीस रहे हो? हाँ बेटे। पर आपने बोला था आज जब मैं स्कूल से आऊंगी तो आप मेरे साथ खेलोगे। चलो अब मेरे साथ खेलो पापा। पिंकी बेटा, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं खेल पाऊंगा, इसीलिए तुम अभी अपनी माँ के साथ खेल लो। ठीक है पापा। इस तरह से पिंकी अपना स्कूल का बैग रखकर अपनी माँ को आवाज लगाने लगती है, माँ कहाँ हो तुम? देखो मैं घर आ गई। हाँ मेरी बच्ची, बस मैं आ गई हूँ। अब सुमित्रा पिंकी के पास आती है और पिंकी से बोलती है, क्या हुआ मेरी बिटिया को? क्यों बार बार मुझे आवाज लगा रही है? हाँ माँ मुझे आपके साथ छुपन छुपाई खेलना है। पर बेटा, तुम अभी अभी स्कूल से आई हो, जाओ जाकर पहले कपड़े बदल लो, खाना खा लो, उसके बाद खेलेंगे, ठीक है? सुमित्रा के इतने बोलते ही पिंकी जल्दी से जाकर कपड़े बदल लेती है और खाना खाकर कमरे से एक पट्टी लेकर आती है और अपनी माँ से बोलती है, चलो माँ खेलते, पहले तुम मेरी आंखों पर ये पट्टी लगाना और फिर मैं तुम्हें ढूंढूंगी, ठीक है? पिंकी के काफी जिद करने पर सुमित्रा उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है और खुद जाकर छुप जाती है। पिंकी और सुमित्रा छुपन छुपाई खेल ही रहे होते हैं कि तभी एक कट्टा जिसमें गोविंद ने आटा पीस कर भरा था वो पिंकी के पैरों से लगकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर गोविंद को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो पिंकी की आंखों की पट्टी हटाकर उसे एक थप्पड़ मारकर बोलता है, बहुत बदमाश हो गई हो तुम। देखो तुम्हारी वजह से सारा आटा नीचे जमीन पर गिर गया। अब कल मैं अपने ग्राहकों को क्या दूंगा? कितनी बार मैंने बोला है तुम्हें ये लुका छुपी का खेल घर से बाहर खेला करो। गोविंद के डांटने पर पिंकी रोने लगती है और रोती हुई घर से भाग जाती है।
ये देखकर सुमित्रा गोविंद से बोलती है। ये आपने क्या किया? पिंकी अभी बहुत छोटी है और वैसे भी उसकी आंखों पर पट्टी लगी थी। उसने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। आपने बेकार ही उसे मारा और डांटा। देखो आपकी वजह से वो घर से भाग गई है। ना जाने मेरी बच्ची कहाँ चली गई। अब जाकर ढूंढो उसे। अब गोविंद को भी पिंकी की फिक्र सताने लगती है और वह पिंकी को ढूंढने के लिए जाता है। पिंकी को ढूंढते ढूंढते गोविंद एक जंगल में पहुंच जाता है और एक गुफा से उसे पिंकी के रोने की आवाज सुनाई देती है। गोविंद जल्दी से उस गुफा के अंदर जाता है और वो एक मूर्ति देखता है जिसमें से पिंकी के रोने की आवाज आ रही होती है। गोविंद को लगता है कि उस मूर्ति के अंदर पिंकी है, इसलिए गोविंद जल्दी से पास में पड़ा एक पत्थर उठाता है और उस मूर्ति को तोड़ देता है। उस मूर्ति के टूटते ही वो गंदा सा गुफा सुंदर से गुफा में बदल जाता है और फिर गुफा से एक आवाज आती है। गोविंद, मैं एक श्रापित गुफा था। बरसों पहले मुझे एक श्राप मिला था, परंतु आज जब तुमने इस मूर्ति को तोड़ा तो मैं इस श्राप से मुक्त हो गया। पर मेरी बेटी कहाँ है? मैं तो यहाँ अपनी बेटी को ढूंढने आया हूँ। फिक्र मत करो, तुम्हारी बेटी बिल्कुल सुरक्षित है। अब तक वो घर भी पहुंच गई होगी। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम एक गरीब व्यक्ति हो जो आटा पीस कर अपने घर का गुजारा कर रहे हो, और आज तुम्हारी बेटी से वो आटा जमीन पर गिर गया, इसीलिए तुमने उसे थप्पड़ मारा था, जिस वजह से वो रोती हुई घर से बाहर भाग गई और उसी को ढूंढते हुए तुम यहाँ आए हो। परंतु तुमने मुझे श्राप से आजाद किया है, इसीलिए बोलो मैं किस तरह से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मैं क्या ही मांग सकता हूँ। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि कल मैं अपने ग्राहकों को उन्हें उनका सारा आटा समय पर दे सकूं। गोविंद के इतना बोलते ही गोविंद के सामने एक छोटे से कटोरे में आटा आ जाता है और जादुई गुफा गोविंद से बोलता है। गोविंद, ये जादुई आटा है। इस आटे को तुम अपने आटे में मिला देना, जिसके बाद तुम्हारा आटा कभी खत्म नहीं होगा और तुम इस जादुई आटे से जो चाहे वो मांग सकते हो। पर तुम्हें इसके लिए एक मंत्र पढ़ना होगा। गोल गोल कटोरी में जादुई आटे, मेरे घर आए ग्राहकों का झोला भर दे आटे से। अब गोविंद जादुई आटे की कटोरी लेकर घर जाता है और बचे हुए आटों में मिला देता है, जिसके बाद वो देखता है कि उसका आधा भरा आटे का कट्टा पूरा भर जाता है। ये देखकर गोविंद को जादुई गुफा की बातों पर विश्वास हो जाता है, जिसके बाद वो अपने घर में रखे सभी ग्राहकों के झोलों को अपने पास रखता है और उसमें एक चुटकी जादुई आटा डालकर मंत्र पढ़ता है। गोल गोल कटोरी में जादुई आटे, मेरे घर आए ग्राहकों का झोला भर दे आटे से। गोविंद के मंत्र पढ़ते ही वहाँ रखे सभी झोलों के आटे से भर जाते हैं। ये देखकर गोविंद को बहुत खुशी होती है और वह अपनी बेटी पिंकी से माफी भी मांगता है। अगले दिन उसके ग्राहक जब अपना आटा लेने आते हैं तो गोविंद समय पर आटा दे देता है, जिस वजह से अब गांव के ज्यादातर लोग गोविंद के पास आकर ही अपना गेहूं देते। इस तरह से गोविंद जादुई आटे की मदद से लोगों के गेहूं पीसकर उन्हें देता। अब एक दिन गोविंद अपने आटे में से एक चुटकी आटा निकालकर अपने ग्राहकों के थैले में डाल देता है और मंत्र पढ़ता है, तो उसका पड़ोसी अजय सब कुछ देख लेता है और खुद से बोलता है। अच्छा, तो ये बात है, इस मंत्र की वजह से ये गरीब गोविंद इतनी जल्दी सभी ग्राहकों का आटा पीस कर उन्हें समय से पहले दे देता है। परंतु कोई बात नहीं गोविंद भाई, आज रात को मैं तेरे इस आटे में से एक कटोरी आटा चुरा लूंगा और यही मंत्र पढ़ूंगा। फिर देखना कैसे लोग तेरी दुकान से मेरी दुकान पर आते हैं। इस तरह से रात हो जाती है। अजय गोविंद के घर आता है और उसके आटे में से एक कटोरा आटा चुरा लेता है और अपने घर जाकर एक कट्टे में उस आटे को डालकर मंत्र पढ़ता है। गोल गोल कटोरी में जादुई आटे, मेरे घर आए ग्राहकों का झोला भर दे आटे से। पर ये क्या, अजय के सही मंत्र पढ़ने के बाद भी जादुई आटा अपना कमाल नहीं दिखाता। ये देखकर अजय को बहुत हैरानी होती है और वो खुद से बोलता है, अरे ये क्या, ये मंत्र अपना काम क्यों नहीं कर रहा? मैंने तो गोविंद के घर से वही जादुई आटा चुराया है जो उसके पास रखा है और मंत्र भी बिल्कुल सही पढ़ रहा हूँ। फिर ये जादुई आटा अपना कमाल क्यों नहीं दिखा रहा? जहाँ अजय ये सब कुछ सोच सोच कर पागल हो रहा होता है, तो वहीं दूसरी ओर गोविंद की बीवी गोविंद से बोलती है, गोविंद जी,
आपको कैसे पता था कि आज रात को अजय हमारे घर में हमारा जादुई आटा चोरी करने आएगा और आपने उसे इतनी आसानी से हमारा जादुई आटा ले जाने दिया? आखिर क्यों? सुमित्रा, क्योंकि ये जादुई आटा तभी अपना जादू दिखाता है जब वो मंत्र जादुई गुफा अपनी मर्जी से किसी इंसान को देता है, और जादुई गुफा ने ये जादुई आटा और मंत्र मुझे अपनी मर्जी से दिया था, न कि अजय को। इसीलिए अजय चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, वो इस जादुई आटे का दुरुपयोग कभी नहीं कर पाएगा। पर आपको कैसे पता चला कि वो आज रात को ही हमारा जादुई आटा चोरी करने आएगा? वो ऐसे सुमित्रा, जब मैं आज मंत्र पढ़कर अपने ग्राहकों का थैला भर रहा था तब अजय ने मुझे देख लिया था। उसे लगा कि सिर्फ उसने मुझे देखा है, पर सच तो ये है कि मैंने भी उसे देख लिया था, और ये मेरी चाल थी ताकि वो जादुई आटा ले जा सके। इस तरह से गोविंद जादुई आटे की मदद से अपने घर की आर्थिक स्थिति को बेहतर कर लेता है। तो वहीं दूसरी ओर अजय आए दिन गोविंद के घर से आटा चोरी करता और उस मंत्र को पढ़ता, लेकिन फिर भी उसे जादुई आटे का कोई लाभ नहीं मिलता। 2 चुड़ैल का एक बेटा। जैसे ही सुमित ऑफिस से घर आता है वैसे ही उसकी बीवी पूजा सुमित से पूछती है, आ गए आप? मेरी जान ने लंच में मुझे ऑफिस से घर बुलाया है तो आना ही पड़ेगा ना। ऑफिस से हाफ डे लेकर आया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। बताओ क्या हुआ, क्यों बुलाया है आज इतनी जल्दी घर? आज पता नहीं क्यों पर मेरा मूवी देखने का बड़ा दिल कर रहा है। कितने दिन हो गए आपके साथ मूवी देखे। राजा भी जिद कर रहा था कि माँ आज आपको घर बुला लूं और मूवी देखने चलें। बस इसीलिए मैंने आज तुम्हें इतनी जल्दी घर बुला लिया। आखिर अपना एक ही बेटा है, अब उसकी ख्वाहिश तो हमें ही पूरी करनी है। बस इतनी सी बात? अरे भाग्यवान, ये तो तुम मुझे फोन पर भी बोल सकती हो, मैं ऑफिस में ही बैठे बैठे टिकट बुक कर लेता। पर चलो कोई बात नहीं, अब घर आ गया हूँ तो अपनी बीवी बच्चों के साथ थोड़ा समय बिता लूंगा। इतना बोलकर सुमित टिकट बुक कर लेता है और पूजा से बोलता है, ये लो कर ली मैंने 3 टिकट बुक। अब हम तीनों रात को मूवी देखने जाएंगे, वो भी भूतिया मूवी। क्या आपने रात की टिकट बुक करी है? अरे पागल आदमी, टिकट बुक करने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेते। आप तो जानते हैं ना कि रात के समय उस रास्ते से सिनेमा जाना सही नहीं है। उस रोड के दोनों साइड जंगल ही जंगल है और मैंने सुना है कि उस रास्ते पर एक चुड़ैल रहती है। वो चुड़ैल रात के समय आने जाने वाले लोगों को मार डालती है। अरे चुड़ैल बुड़ैल कुछ नहीं होता, और वैसे भी तुम्हारा बलम चल रहा है ना तुम्हारे साथ, तो डरना किस बात का? क्यों राजा बेटा? हाँ पापा मम्मी, हम लोग आज रात को ही मूवी देखने जाएंगे। रात को मूवी देखने में बहुत मजा आएगा। मैंने कभी भी रात में मूवी नहीं देखी। अब तुम दोनों इतना बोल रहे हो तो ठीक है, चलते हैं आज रात को ही भूतिया मूवी देखने। अब पूजा भी रात को मूवी देखने के लिए तैयार हो जाती है और वह तीनों रात को मूवी देखने के लिए निकल जाते हैं। तीनों अपनी कार से मूवी देखने के लिए जा ही रहे होते हैं कि तभी रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है, जिसके बाद पूजा सुमित से बोलती है, अरे इस रास्ते पर तो चुड़ैल रहती है और यहीं पर हमारी गाड़ी खराब हो गई। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना? क्या भाग्यवान, तुम फिर से अपनी चुड़ैल की कथा लेकर बैठ गई। मैंने बोला ना चुड़ैल नहीं होती, अगर वो होती तो अब तक हमारे सामने आ जाती। और गाड़ी खराब चुड़ैल ने नहीं करी है, हमारी गाड़ी बहुत पुरानी हो चुकी है, इसलिए वो खराब हो गई है। तुम डरो मत, मैं कुछ करता हूँ। इतना बोलकर सुमित इधर उधर गाड़ी की तलाश करने लगता है। तभी वहाँ एक औरत कार लेकर आती है। सुमित उससे लिफ्ट मांग लेता है और वह सभी उस औरत की गाड़ी में बैठ जाते हैं, जिसके बाद सुमित चुड़ैल का मजाक उड़ाने लगता है और कार में बैठी औरत को गुस्सा आ जाता है। कुछ ही देर में वह औरत अपना असली रूप ले लेती है। चुड़ैल अपने असली रूप में आकर सुमित की गर्दन पकड़ लेती है और उससे बोलती है, मैं काफी देर से देख रही हूँ, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। एक चुड़ैल का मजाक। पहले मैंने सोचा कि तेरे साथ एक बच्चा है, वो भी छोटा, इसीलिए मैं तुम तीनों को ना मारूं, पर अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नहीं, इनसे गलती हो गई, इनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज मेरे पति को छोड़ दो। छोड़ दूंगी, लेकिन जान लेने के बाद। इतना बोलकर चुड़ैल सुमित को मार डालती है और उसके बाद वह पूजा को भी खत्म कर देती है। अब जैसे ही चुड़ैल राजा को मारने जाती है, राजा रोने लगता है और उसके मुंह से माँ शब्द सुनकर चुड़ैल का दिल पिघल जाता है और वह राजा को अपने साथ जंगल में ले जाती है और उससे बोलती है, राजा बेटा, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम्हारे माँ बाप को मार दिया।
पर तू चिंता मत कर, अब से मैं ही तेरी माँ हूँ। मैं तुझे पालूंगी और कभी भी तुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी। बस अब तुम एक बार मुझे माँ बोल दो। बोलो माँ, बोलो। पर मेरी एक शर्त है, अगर तुम मुझसे वादा करोगी कि तुम अब से किसी को नहीं मारोगी तो ही मैं तुम्हें अपनी माँ मानूंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा, नहीं तो मैं खुद खुशी कर लूंगा और अपनी माँ के पास चला जाऊंगा। मैं वादा करती हूँ, अब मैं किसी का खून नहीं करूंगी। अब तो तू मुझे माँ बोलेगा ना? हाँ। चुड़ैल राजा से वादा करती है कि वह किसी को नहीं मारेगी, जिसके बाद राजा उस चुड़ैल को अपनी माँ मान लेता है और चुड़ैल के साथ उसी जंगल में रहने लगता है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और एक दिन खाने की तलाश में चुड़ैल राजा को घर में अकेला छोड़कर चली जाती है। तभी वहाँ एक और चुड़ैल आती है। उस चुड़ैल को देखकर राजा उसके गले लग जाता है और उससे बोलता है, माँ, तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। मैं उस चुड़ैल को और माँ नहीं बोल सकता, ये मुझसे बहुत प्यार करती है, पर है तो ये आपकी और पापा की कातिल ही ना। मैं चाहकर भी इसे माफ नहीं कर पा रहा। मैं इस चुड़ैल के साथ और नहीं रह सकता माँ। मैं जानती हूँ बेटा, और शायद इसीलिए मरने के बाद मैं भी एक चुड़ैल बन गई। लेकिन बेटा, मेरे पास अभी इतनी शक्तियाँ नहीं है कि मैं उस दुष्ट चुड़ैल का सामना कर सकूं और तुझे उसके चुंगल से छुड़ा सकूं। इसके लिए तुझे खुद इस जंगल से बाहर जाकर अपने गांव के बाबा से बात करनी होगी और उनसे कुछ तंत्र विद्या सीखनी होगी, ताकि तू अकेले ही उस चुड़ैल का खात्मा कर सके। और अगर तू ऐसा नहीं कर पाया तो मैं तेरी रक्षा करने के लिए आ जाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल माँ वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो चुड़ैल वहाँ आती है और राजा को उदास देखकर उससे बोलती है, क्या हुआ बेटा, तू इतना उदास क्यों है? माँ, मैं यहाँ अकेले बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ। आप मुझे कुछ देर खेलने के लिए जाने नहीं दे सकती क्या? मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। आपको मुझ पर भरोसा है ना माँ? अरे बेटा, तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, आखिर मुझे तुझ पर भरोसा क्यों नहीं होगा? तेरे लिए तो मैंने खुद को बदल लिया। जा मेरे बच्चे, तू जंगल से बाहर जाकर खेल ले, पर हाँ, शाम को समय पर वापस मेरे पास आ जाना। अब राजा चुड़ैल से इजाजत लेकर जंगल से बाहर गांव में जाता है और बाबा से तंत्र विद्या सीखकर वापस रात को चुड़ैल के पास चला जाता है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब चुड़ैल राजा के लिए खाना बना रही होती है तो राजा एक मंत्र पढ़ता है, ओम क्लीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। राजा बेटा, ये तू क्या कर रहा है? ऐसे तो मैं मर जाऊंगी। देख बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। तभी वहाँ राजा की असली चुड़ैल माँ आ जाती है और वह अपनी शक्तियों से उस चुड़ैल के शरीर में आग लगा देती है। साथ ही राजा मंत्र पढ़ता है और तब चुड़ैल खत्म होने लगती है। तब राजा चुड़ैल से बोलता है, मुझे माफ करना चुड़ैल माँ, पर चाहकर भी मैं नहीं भूल पाता उस दिन को जब तुमने मेरी माँ को और मेरे पापा को मार दिया। आज तुम्हारी वजह से मेरी माँ मरने के बाद एक चुड़ैल बन गई। मैंने बहुत कोशिश करी तुम्हें अपनी माँ मानने की, पर मैं कभी तुम्हें अपनी माँ के रूप में स्वीकार नहीं कर सका। परंतु तुम मुझे अपना बेटा कहती हो, इसलिए मैं एक बेटे का फर्ज निभा रहा हूँ और तुम्हें इस रूप से मुक्त कर रहा हूँ। वह चुड़ैल हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है और राजा की असली चुड़ैल माँ भी वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद राजा अपने गांव में जाकर उसी बाबा की शरण में रहकर अपनी जिंदगी बिता देता है।